नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ मैं एक मेहमान के साथ मौजूद हूँ। छत्तीसगढ़, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि हिंदुस्तान के अधिकतर राज्य आज जिस समस्या से सबसे अधिक गुजर रहे हैं वो है नशे की दिक्कत। आपको ध्यान होगा पंजाब में नशे की क्या हालत हो गई है। वहाँ उड़ता पंजाब जैसी एक फिल्म बनी थी। पूरी की पूरी नौजवान पीढ़ी नशे में बर्बाद हो रही है। वहाँ पर लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें। पाकिस्तान की सरहद से लगा हुआ है पंजाब, वहाँ नशे की स्मगलिंग आसान रहती है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है। सरहदों पे ऐसी कोई चौकसी नहीं है कि लोग 5-10 किलो के कोई नशे के पैकेट लेके आ न सकें। और आजकल जो केमिकल नशा है, सिंथेटिक नशा है, वो तो इतना भयानक है कि उसका 1 किलो भी कोई लेके आ जाए तो शायद वो हजारों लोगों के लिए कई दिनों का डोज हो जाएगा। 1 किलो होता क्या है, उसको तो कोई किसी किताब में, ग्रंथ में, प्रसाद में, पोटली में, किसी भी चीज़ में छुपा के लेके आ सकते हैं। मैं छत्तीसगढ़ की बात अगर करूं, जहां मैं बैठा हूं, मुझको ऐसा लगता है बाहर के लोगों को छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा सबसे बड़ा मुद्दा लग सकता है कि ये सबसे बड़ा खतरा है। कई साल पहले प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि नक्सल हिंसा जो है भारत का सबसे बड़ी आंतरिक समस्या है। लेकिन मुझको लगता है छत्तीसगढ़ में आज सबसे बड़ी आंतरिक समस्या नक्सल हिंसा न होकर नशा है। एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जो नशे में माँ बाप आल औलाद को न मार डालें, आल औलाद माँ बाप को न मार डाले, पति पत्नी दूसरे लोग। नशा जो हिंसा करवा रहा है, मैं उसको देख के डरा हुआ हूँ, क्योंकि जो गिरोह की जो हिंसा होती है, पेशेवर मुजरिमों की जो हिंसा होती है, वो गिनी चुनी होती है। उनका निशाना तय रहता है। लूटने के लिए, किसी का कत्ल करने के लिए, धमकाने के लिए गिनती में कम रहती है। लेकिन नशे में जो होता है, परिवार के भीतर जो हिंसा होती है, ये तो बहुत भयानक नौबत है। रोज इस प्रदेश में देखता हूँ मैं कि स्कूल के शिक्षक जो हैं सड़कों पे पड़े हुए हैं, स्कूल में पड़े हुए हैं, कोई स्कूल में दारू पी रहे हैं। ये हालत है। असर इतना बुरा हो गया है कि 2 दिन पहले बिलासपुर की एक स्कूल का एक वीडियो सामने आया जिसमें सरकारी स्कूल की लड़कियां किसी का जन्मदिन मनाने के लिए बियर की बोतल लेकर और प्लास्टिक के डिस्पोजेबल ग्लास लेकर शायद बियर पी रही हैं। इस तरह की क्लासरूम में, स्कूल में बियर की बोतल लेकर स्कूल की लड़कियां, गरीब सरकारी स्कूल के बच्चे आमतौर पर गरीब रहते हैं। तो बहुत भयानक नौबत है नशे की। आपको ध्यान होगा अभी हमने रायपुर के एसएसपी संतोष सिंह, उनको इंटरव्यू किया था कि नशा कितना फैला हुआ है और पुलिस उसके ऊपर क्या क्या कार्रवाई कर रही है। लेकिन एक पहलू बचे रह जाता है जिसकी ज़रूरत मुझको भी कुछ अरसा पहले पड़ी थी, एक परिचित परिवार के किसी नौजवान की नशा मुक्ति के लिए। नशा मुक्ति बोलने में आसान है, जब मुक्त कराने जाते हैं किसी को नशे से तो उनको ये लगता है कि उनका स्वर्ग छीना जा रहा है। आसान नहीं रहता है, बहुत मुश्किल काम है नशा मुक्ति करवाना। ऐसे में जब संतोष सिंह जी को हमने इंटरव्यू किया नशे के कारोबार और पुलिस की कार्रवाई के बारे में, तो भोपाल से हमारे एक बहुत सीनियर दोस्त ने फ़ोन करके मुझको कहा कि अजय कल्याणी जी हैं भिलाई में, आपको उनसे भी बात करना चाहिए। वो बहुत ईमानदारी से एक नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं। इस तरह से अजय कल्याणी जी से मेरी मुलाकात हुई। आज हमने उनको स्टूडियो में यहाँ आमंत्रित किया है। अजय जी, आपका आज के कार्यक्रम में बड़ा स्वागत है। नमस्कार। ये बहुत खुशी का मौका तो नहीं है इस मुद्दे पर चर्चा के लिए, लेकिन नशे के मुकाबले नशा मुक्ति शायद अधिक खुशी का है जी। किसी परिवार में नशा करने वाले लोग जो हैं वो दुख लेकर जाते हैं जी। और नशे से मुक्ति लेकर जो लोग जाते होंगे वो राहत लेके जाते होंगे परिवारों के लिए जी। ये कल्याणी नशा मुक्ति केंद्र नाम है। ये कहाँ, दुर्ग भिलाई में है ये? जी। सर्वप्रथम मैं दर्शकों को भी नमस्कार करता हूं और अभिनंदन करता हूं
कि आज हम बहुत ही ज्वलनशील और संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं जी। और ये जो नशा मुक्ति केंद्र है ये दुर्ग में है हमारा। दुर्ग में 2 नशा मुक्ति केंद्र हैं। अच्छा। हमारी संस्था जो कल्याणी संस्था है, समाज कल्याण विभाग से मान्यता प्राप्त है। हाँ। और जो दुर्ग में हमने जो 2 नशा मुक्ति केंद्र बताए, हाँ। तो यह केंद्र शासन से भी वित्त पोषित है और राज्य शासन से भी वित्त दोनों पोषित। से मदद मिलती है। दोनों सरकारों की दिलचस्पी है कि नशा मुक्ति हो। जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा जिला कांकेर में भी बस्तर संभाग का पहला नशा मुक्ति केंद्र कल्याणी संस्था द्वारा संचालित किया जा रहा है। बस्तर में तो आदिवासी परंपरागत रूप से शराब पीते हैं और सीमित मात्रा में शराब पीते थे, तो वहाँ नशा मुक्ति किस चीज़ से करवाने की नौबत आ रही है, शराब से या किसी और नशे से? देखिए, यदि अगर हम बस्तर की बात करें तो वहाँ की संस्कृति का हिस्सा है नशा, परंतु पहले संस्कृति का हिस्सा ये ऐसा था कि इसे दवाई के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। ठीक। यदि अगर बच्चे को सर्दी खांसी बुखार हो गई तो वो 1 चम्मच महुआ पिला दिए, तो किसी प्रकार की और कोई व्याधि हो तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता था। परंतु जैसे जैसे हम लोग शिक्षित होते गए, सोशल मीडिया से जुड़ते गए, शहरों से जुड़ा, शहरों से सब जुड़ा हुआ, तो शहरी दारू पहुंचने लगी। एक जागरूकता आई कि इसमें मजा भी आता है। अच्छा। और जहां हम इसे औषधि के रूप में सेवन करते थे, अब हम मजे के लिए सेवन करना चालू कर दिए। और बस्तर संभाग में चूंकि परंपरागत रूप से पहले ही समुदाय जुड़ा हुआ था, अब इसके मजे के लिए वो पीना शुरू कर दिया। अब वहाँ का भी समुदाय समझने लगा है कि ये जो परंपरागत तरीका है कहीं न कहीं अब हमें पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है। तो जो उनकी संस्कृति का, सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा था जी, शराब पीना जी, वो अब खतरे की तरफ बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, बिल्कुल खतरे की तरफ बढ़ रहा है। और वहाँ पर अभी भी सिर्फ शराब का ही नशा है, उनका बनाया हुआ, या शहरी कारखानों की शराब का, या कोई दूसरा नशा भी बस्तर में चल रहा है? देखिए, जैसे शराब में बोला जाता है कि देशी और विदेशी, तो वहाँ देशी और विदेशी दोनों हैं। और हाथ का बनाया हुआ भी है। हाथ का बनाया हुआ भी है। इसके अलावा वहाँ पे जब हमने शुभारंभ किया था 2 वर्ष पूर्व, तो हमने भी नहीं सोचा था कि वहाँ इसके अलावा कोई नशा होगा। परंतु जब हमने वहाँ पे एक सर्वे किया, एक अध्ययन किया, लोगों से मुलाकात की, तब हमें पता चला कि वहाँ पे जो गांजा है, कैनेबिस का नशा भी जबरदस्त अब होने लगा है। अच्छा। और मैंने तो वहाँ पे जब बस्तर क्षेत्र में घूमा हूँ तो वो गांजे के पौधे भी मुझे दिखे। ऐसा? और हमारे यहाँ समाज कल्याण विभाग के सचिव श्री एस प्रकाश सर जब आए थे, तो उनको भी हमने साक्षात दिखाया था कि देखिए यहाँ पे गांजे का पौधा भी है। और समाज कल्याण विभाग की संचालक महोदया रुक्तिमा यादव मैडम, ये जब सब गए थे विजिट में, तो हमने उनको पौधे भी दिखाए थे कि भयावह स्थिति ये है कि हम स्वयं भी नशा कर रहे हैं, उगा भी रहे हैं और इससे हम 2 पैसा कमाने की भी सोच रहे हैं। ऐसा? तो ये एक भयावह स्थिति है सर कि कहीं न कहीं हम लोग इसे अपनी आमदनी का हिस्सा भी बनाने का शुभारंभ कर चुके हैं। यानी बस्तर में गांजा जो है लोग अपने घर में, बाड़ी में, कहीं पे इधर उधर लगाने लगे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि हमें कुछ पौधे हमें मिले हैं। तो लोगों में इतनी जागरूकता आ गई। ऐसे तो नहीं थे कि गांजा कहीं से आया हो सूखा, उसके बीज कहीं गिर गए हों और गलती से लग गए हों, ऐसे तो नहीं थे? नहीं सर, जो नशा करता है, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जो क्रिएटिविटी होती है वो हमसे ज़्यादा होती है। तो वो कल की भी सोचता है कि कल मुझे कैसे उपलब्ध होगा। तो ये किसी न किसी आप नशे का एक बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट गिना रहे हैं कि नशा करने वालों की क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है। बहुत से कलाकार जो हैं जी, वो अपने नशे करने को ऐसे ही जी न्यायोचित ठहराते हैं कि हमको तो अपनी क्रिएटिविटी के लिए नशा करना होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपका ये दूसरा एक नज़रिया है जी, कि नशा करने वाले लोग जो हैं वो अपने नशे के इंतजाम के लिए थोड़े
क्रिएटिव हो जाते हैं कि कैसे होगा इंतजाम। बिल्कुल क्रिएटिव हो जाते हैं। तो ऐसे लोग हो सकता है गांजा और लगा रहे हों वहाँ पे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ये बिल्कुल संभावना तो है। जो कांकेर का जो आपका डी एडिक्शन सेंटर है, नशा मुक्ति केंद्र, वहाँ पे जो लोग आते हैं, जी, लोग आते कैसे हैं? परिवार के लोग लेके आते हैं, कोई खुद आते हैं कि समाज कल्याण विभाग या प्रशासन उनको भेजता है? कैसे आते हैं लोग? सर पहले तो हम लोग की एक जागरूकता अभियान हम लोग चलाते हैं। हमारी टीम जाती है, पम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करती है, और साथ ही साथ विभाग के माध्यम से भी प्रचार प्रसार होता है। और इसमें चूँकि समाज कल्याण विभाग नोडल है, नोडल के साथ साथ सबसे ज़्यादा पीड़ित और प्रताड़ित विभाग है पुलिस विभाग। तो हम लोग पुलिस विभाग से भी संपर्क करते हैं, और ऐसी स्थिति में पुलिस विभाग भी अपने थाना क्षेत्रों में कि ये नशा कम हो। जी बिल्कुल, क्योंकि जितना उससे हिंसा होती है नशे के बाद, उसको झेलना पुलिस को ही पड़ता है। तो पुलिस विभाग भी अपने अपने थाना क्षेत्र में बिल्कुल ऐसे लोगों को चिन्हांकित करते हुए जो नशे के आदी हो गए हैं और जिनके घर वाले भी चाहते होंगे कि जरा इनकी नशा मुक्ति हो, जी, तो पुलिस भी भेजती है। पुलिस भी भेजती है। और फिर उसके बाद आपका ट्रीटमेंट मॉड्यूल डिपेंड करता है कि आपका ट्रीटमेंट मॉड्यूल कैसा है। और जब एक नशा करने वाला साथी नशे से बाहर निकलता है, और जब वो समुदाय के बीच में जाता है, परिवार के बीच में जाता है, और जब वो समाज की मुख्य धारा में आता है, तब पब्लिक देखती है, और जब पब्लिक देखती है तो उन्हें देखकर भी हमारे पास तक आते हैं। कोई दूसरे लोग दूसरे को लेके आते हैं। बिल्कुल, जो माउथ एडवर्टाइजमेंट है सर, इसमें बहुत ही मुख्य है। क्योंकि जब मुझे फायदा होता है तो मैं 4 लोग को बताता हूँ कि मैं भी बर्बाद हो रहा था, तुम भी बर्बाद हो रहे हो, परंतु इसका इलाज है, और हम अपने परिवार को ही पहले बर्बाद कर रहे हैं, तो क्यों ना तुम भी वहां जाके इलाज। तो ये आप दुर्ग में 2 केंद्र हैं जी, और एक कांकेर में है जी, 3 केंद्र हैं जी। तो इसमें औसत कितने लोग रहते हैं तीनों केंद्रों में आपके? सर तीनों केंद्रों में प्रत्येक केंद्र जो है 15 बिस्तरों का है, ठीक, और 30 दिन निःशुल्क इसका उपचार है। तो हर महीने 45 साथियों का हम लोग ये 30 दिन निःशुल्क है जी। तो उसके बाद 30 दिन के बाद उनको बाहर जाने की छुट्टी मिल जाती है? जी बिल्कुल। अब मुझको एक बात बतलाइए, नशा यहाँ कई तरह का चल रहा है। शराब का भी, शराब तो सरकारी बिक्री है इसलिए शराब का है ही जी। गैर कानूनी शराब भी बहुत सारी बिकती है, वो भी शराब में ही आती है जी। जो हाथ की जो शराब बनाते हैं आदिवासी समाज के लोग, वो खुद भी इस्तेमाल करते हैं, बेच भी देते हैं कुछ, वो भी शराब ही है जी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पकड़ा जा रहा है, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे छत्तीसगढ़, उन्होंने मीटिंग यहाँ ली थी, नारकोटिक्स ब्यूरो का यहाँ जोनल ऑफिस शायद उद्घाटन करके गए हैं वो। उस वक्त उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में गांजे की खपत राष्ट्रीय खपत के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है जी। तो ये तो हम देखते हैं कि यहाँ के अधिकांश जिलों से गांजा जब्ती की खबर आती है जी। पूरा का पूरा उड़ीसा से निकल के तेलंगाना, आंध्र से निकल कर गांजा कहीं ना कहीं से छत्तीसगढ़ होते हुए जाता है और यहाँ भी खपता है जी। आपके पास जितने लोग आते हैं, आपका क्या तजुर्बा है उसमें? गांजे के नशे वाले लोग भी आते हैं डी एडिक्शन के लिए? जी बिल्कुल। यदि अगर हम शराब के बाद यदि किसी नशे की बात करें, तो गांजे का नशा बहुत ज़्यादा है, चूँकि ये एक अवैध रूप से पाया जाता है, इसलिए इसके आंकड़े नहीं हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है, आपके परिवार के किसी सदस्य को यदि कैंसर की बीमारी होगी, आप 4 लोग को फोन करके बताएंगे कि इसको बताना नहीं चाहते लोग, छुपाना ये ऐसी बीमारी है कि ये सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है और लोग इसे बताना नहीं चाहते, और ये बीमारी के साथ झूठ और बहाना जुड़ा हुआ है। तो यदि अगर आप सामान्यतः किसी से पूछते भी है कि क्या आप नशा करते हैं, गाना है पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, बिल्कुल, तो खुशी है तो चलो खुशी मनाने के लिए पी लिया, गम है तो अब जिंदगी में क्या रखा है पी लिया जी बिल्कुल। तो इन्हीं दोनों के बीच तो जिंदगी रहती है लोगों की। तो इसमें स्वीकार्यता भी नहीं होती है। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए तो वो केवल बहाना ढूंढते हैं। और जब भी आप उनसे बात करते तो बोले हम पीते नहीं हैं, चूंकि एक ओकेशन था तो हमने थोड़ा सा
नशा कर लिया। हाँ। तो यही कारण है मेन, अगर मुख्य कारण यदि अगर हम देखें तो हम स्वीकार कर रहे हैं, एक मौन स्वीकार्यता है। हाँ। यदि अगर आज का युवा नशे की गिरफ्त में आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें अभिभावकों की मुख्य भूमिका है, क्योंकि जिस प्रकार आधुनिकता में किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, तो बर्थडे पार्टी आजकल बिना नशे के संभव नहीं हो सकती, जैसा कि अभी एक बिलासपुर का मामला आया था। तो ये कहीं ना कहीं नशे ने अपनी जगह ले ली बच्चों के बीच। लेकिन अजय जी, दुनिया के बहुत सारे ऐसे विकसित देश हैं पश्चिम के, जी, यूरोप के और देश हैं ऐसे जी, कुछ जगह मेरा जाना भी हुआ जी, मैं घरों में भी रहा, पार्टियों में भी गया। लोग पीते हैं, सीमा के भीतर पीते हैं जी, वहाँ हिस्सा है उनकी जिंदगी का, लेकिन सीमा में पीते हैं। ऐसे धुत होने वाले लोग कम रहते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल, नशे के आदी लोग कम रहते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ मुझको लगता है कि जिम्मेदारी के साथ पीना कोई लोगों की समझ में नहीं है। जी बिल्कुल, पीने पे उतारू होते हैं तो जितना मिले उतना पी लो। जी बिल्कुल, एक नियंत्रण नहीं है, नियंत्रण अपने नहीं मन है। पे नियंत्रण नहीं है, और जहाँ मन पे नियंत्रण नहीं है तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छा कार्य करते करते गलत कार्यों की ओर चले जाते हैं। मैं फिर एक बार आता हूँ, ये शराब और गांजा, ये दो ज़्यादा दिख रहा है नशा यहाँ पर, खबरों में कम से कम। जी, एक तीसरा नशा और आ रहा है जिसको सिंथेटिक नशा कहते हैं, सिंथेटिक ड्रग्स। जी, जो इसमें भी दो तरीके की हैं। एक तो दवाई कंपनियों की बनी हुई दवाइयाँ जो बनी किसी और पर्पस के लिए हैं, जी, दर्द कम करने के लिए बनी है, बेहोश करने के लिए बनी है, खांसी के लिए बनी है, उन दवाइयों का नशे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जी, कुछ एकदम खालिश सिंथेटिक ड्रग्स हैं जो केवल नशे के लिए बनी है, पूरी तरह से गैर कानूनी है, कोई कानूनी कंपनी नहीं बनाती है। उसका भी चलन यहाँ पर हो रहा है अभी छत्तीसगढ़ में। जी बिल्कुल, इसका भी चलन बढ़ते जा रहा है। हाँ। और ये अभी उतना हाईलाइट तो नहीं हुआ है। हाँ। बट हिडन वे में यदि अगर हम देखें हाँ। तो इसका भी चलन बहुत मात्रा में हो रहा है। हाँ। और ये जो नशा करते हैं, जो सिंथेटिक नशा आप बात कर रहे हैं, ऐसे लोग भी, इन्हें पता रहता है कि कितना ml लेंगे तो कितना नशा होगा। हाँ। ये डॉक्टर से ज़्यादा इन लोग का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें इंजेक्टेबल हैं या बिल्कुल, टैबलेट्स इंजेक्टेड ड्रग यूजर हो गया, या कोई नाक से सूंघने का, ऐसा मैं फोटो देखता हूँ। बिल्कुल। तो आईडीयूज भी हैं, इंजेक्टेड ड्रग यूजर जो सुई से नशा करते हैं। ये चल रहा है यहाँ पे जी बिल्कुल, कफ सिरप, मेडिसिन। इसके कोई आदि लत लगी हो ऐसे लोगों को भी आपके यहाँ लाते हैं? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ मल्टी यूजर्स भी आते हैं जो कि अल्कोहलिक भी होते हैं, गांजा भी पी लेते हैं, या कुछ मेडिसिन का भी नशा करते हैं। ऐसे लोग आते हैं हमारे यहाँ। ऐसा? जी। तो ये 1 महीने के बाद जब लौटते हैं घर अपने, जी, तो इस 1 महीने में काफ़ी कुछ गुंजाइश दिखती है क्या कि इनका छूट सकता है? देखिए सर, इसमें बिल्कुल 100% छूट सकता है। परंतु उस समय भी स्थितियाँ ये रहती हैं। देखिए, जहाँ जिस परिवार में नशा रहता है उस घर में पारिवारिक तनाव भी रहता है। बिल्कुल। और इस 30 दिन के दौरान उस परिवार की समस्या का समाधान भी अति आवश्यक होता है। अन्यथा ये होता है कि पेशेंट तो ठीक हो जाता है, परिवार की मानसिकता, परिवार की सोच वो वैसी ही रहती है, और एक वो पूर्वाग्रह में रहता है कि ये कभी ठीक नहीं होने वाला, ये हाथ से निकल चुका है। जी बिल्कुल, इसको हम घर में रखेंगे, बाकी लोगों को भी बर्बाद करेगा। बिल्कुल, रोज कहीं ना कहीं से शिकायत आएगी। बिल्कुल। तो उसके पुनर्वास में परिवार की जो भूमिका रहनी चाहिए, जी, वो भी कुछ मामलों में कमजोर रहती है। वो एक नकारात्मक सोच के साथ एक नकारात्मक दृष्टिकोण रहता है। उसको समझ में आ रहा है जो आप बोल रहे हैं अजय जी। कई साल हुए यहाँ पर एक संस्था थी एक्शन एड नाम की। जी। उसने यहाँ पे जो स्ट्रीट चिल्ड्रन थे, फुटपाथी बच्चे, जी, और जो रेलवे स्टेशन पे बच्चे जीते हैं, ट्रेनों में जो झाड़ू लगाकर पैसा मांगते हैं, जी, इनसे नशा छुड़वाने के लिए एक कैंप लगवाया था 15-20 दिन का। जी। और 15-20 दिन बिना नशे के उनको रख कर उनके परिवारों को इस बीच ढूंढा गया, परिवारों को तैयार किया गया
कि ये बच्चे का हमने नशा छुड़वाया है, आप इसको घर लेके जाओ, परिवार में रखो, इसको सुधर जाएगा, वो बाहर रहने से तो फिर बिगड़ जाएगा। मैं गवाह हूँ उसका, जो ये कार्यक्रम हुआ था नशा मुक्ति करवाए हुए बच्चे जिस समय अपने माँ बाप से मिलवाए गए, मैं वहाँ मौजूद था, यहीं रायपुर शहर की बात है। ये बच्चे 15, 20 या 22 बच्चे थे ऐसा, इनको एक कमरे में रखा गया था, उनको नहीं बताया गया था कि उनको माँ बाप से मिलवाया जाना है। माँ बाप अपने दूसरे छोटे बच्चों को भी लेके आ गए थे, उनको एक हॉल में बिठा के रखा गया था। जब इन नशा मुक्त हो चुके बच्चों को उस हॉल में ले जाया गया और उनके माँ बाप के सामने रखा गया, तो मैं बताऊं दोनों पक्षों के भीतर एक दूसरे के खिलाफ एक रेजिस्टेंस था। जी बिल्कुल। ये बच्चे कई साल से बाहर थे, जी, आवारा हो गए थे, कोई बेघर हो गए थे और नशे के आदी हो गए थे। माँ बाप अपने बच्चे को देख रहे हैं 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद, उसको छूना नहीं चाह रहे हैं, कोई गले नहीं लगा रहे हैं उसको। अधिकतर माँ बाप अपने आप को समेट के रख रहे हैं, जो घर से बच्चा लेके आए उसको गोद में और पकड़ ले रहे हैं कि जैसे उनका ये बच्चा नशा मुक्त होके नहीं आया, पता नहीं कौन आ गया है। बच्चे जो हैं, जो वॉलंटियर काम कर रहे थे नशा मुक्ति में, उसमें लड़कियां थी 2-4, वो उनके पास जाके दुबक जा रहे थे माँ बाप के पास जाने के पहले। नशा मुक्ति के बाद में बच्चे और उनके माँ बाप के बीच का ये सीन जो है मैं कभी नहीं भूलता। दोनों पक्षों के भीतर एक दूसरे के खिलाफ एक रेजिस्टेंस था, प्रतिरोध था। मुझको जो लग रहा था कि गले में मिल के रोने लगेंगे, लिपट के रोने लगेंगे, नहीं हुआ था वो। एक एक बच्चे को ले जाके माँ के गोद में बिठाना पड़ा, पिता का हाथ उसके सिर पे रखवाना पड़ा, तो धीरे धीरे परिवार ने कुछ हद तक उनको एक्सेप्ट किया। वक्त लगा इसमें, बहुत तकलीफ दे था ये देखना। तो जो आप कह रहे हैं कि महीने भर के बाद में जब परिवार में जाते हैं तो परिवार के भीतर भी थोड़ा प्रतिरोध रहता है, उनके रिजर्वेशन रहते हैं कि ये क्या होगा, इसको घर में रखेंगे तो। जी बिल्कुल, भावनात्मक रूप से एक टूटन आ जाती है और एक विश्वास की कमी भी रहती है कि 15 साल से नशा कर रहा था, हम कैसे मान लें कि इसने नशा छोड़ दिया है। और जब जो नशा करने वाला सदस्य, जो मरीज वापस अपने परिवार में जाता है तो सबसे पहले जो विरोध का सामना परिवार का ही रहता है। बताइए। क्योंकि परिवार उसके ऊपर शक करता है कि ये अभी भी नशा करेगा, या परिवार उसे कुछ खर्चे के लिए पैसा देता है, क्योंकि लोग नशा करते तो नशे में रोजगार भी चले जाता है, तो कुछ इन्हें सहयोग की भी आवश्यकता होती है कि नहीं अब इन्होंने नशा छोड़ दिया है तो अब कोई नया काम ढूंढे। ये कभी नया काम ढूंढने भी जाते हैं और घर परिवार से 100-200 रुपया भी लेते हैं। कोई पेट्रोल का, ऑटो रिक्शा का लगेगा काम ढूंढने जाए तो सुबह से लेके जब शाम को वापस आता है तो परिवार की ये मंशा रहती है कि ये 100-200 रुपया खर्चा कहाँ किया। तो घर में ही CBI CID बच्चे बन जाते हैं कि जाओ पापा के, जी बिल्कुल, पापा के पास जाओ, कितना है जेब में पैसा, कुछ दुर्गंध तो नहीं आ रही है, सूंघ के आना। तो ऐसी ये स्वाभाविक भी है, परिवार की दहशत स्वाभाविक भी है, वर्षों से उन्होंने झेला हुआ है। जी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बीमारी है ये एक पारिवारिक बीमारी है। मानसिक बीमारी के साथ साथ पारिवारिक बीमारी भी है कि मरीज के साथ साथ मरीज के परिवार की भी मानसिकता को बदलना। तो इसलिए बिहेवियर के ऊपर काम करने की बहुत आवश्यकता है। तो इसमें परिवार की भी थोड़ी बहुत काउंसलिंग आप लोग करते हैं कि ये जब आएंगे तो थोड़ा आप ऐसा ख्याल रखिए, बिल्कुल हॉस्टाइल मत होइए, ऐसा कुछ उनकी काउंसलिंग करते हैं? मरीज के साथ साथ परिवार की भी काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि जब मरीज का इलाज के दौरान मरीज द्वारा जो अपने बारे में या परिवार के बारे में बताया जाता है, कभी कभी झूठ का सहारा, अधिकतर बार झूठ का सहारा लिया जाता है कि मैंने तो नशा किया ही नहीं था, परिवार वाले तो किसी और कारण से यहाँ मुझे उपचार के लिए छोड़ गए हैं, छुटकारा पाने के लिए। तो हमें वो मूल कारण पता करना होता है कि मूल कारण, नशा करने का मूल कारण क्या है।
परिवार सच बोल रहा है या मरीज सच बोल रहा है। तो जब तक ये जो तार सही तरीके से नहीं जुड़ते हैं तब तक इसमें सफलता नहीं मिल पाती है। और हर पेशेंट की कहानी बिल्कुल अलग अलग होती है, कोई हर दो लोगों की कहानी एक जैसी नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। तो हर एक की केस हिस्ट्री तैयार करना, उसकी समस्याओं को पता लगाना। जी बिल्कुल। तो कोई पेशेवर काउंसलर रहते हैं आपके यहाँ, परामर्शदाता? जी बिल्कुल, हमारे पास शिक्षित प्रशिक्षित हैं वो लोग? जी बिल्कुल, शिक्षित प्रशिक्षित है। चाहे छत्तीसगढ़ शासन हो चाहे केंद्र शासन हो, समय समय पर इनका प्रशिक्षण भी करवाती हैं। अच्छा। और कल्याणी संस्था से मैं स्वयं एक रिसोर्स पर्सन की तरह शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण होता है तो मैं एक प्रशिक्षक के तौर पर भी मैं भागीदारी देता हूँ। और हम लोग संस्थागत स्तर पर भी अपनी टीम को समय समय पर प्रशिक्षण देते हैं। अच्छा। क्योंकि जितने भी प्रकरण आते हैं हर एक प्रकरण नया होता है अपने आप में। तो ऐसे प्रकरणों के साथ कैसे डील करना, क्योंकि कारण सबके अलग अलग हैं और समस्या भी अलग अलग है। अब उसका समाधान हम किस तरीके से करें और किस तरीके से उसको परिवार के साथ जोड़ें, किस तरीके से उसे शारीरिक मानसिक रूप से प्रबल बनाएं, बौद्धिक रूप से वो प्रबल बने और फिर उसे एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाते हुए वापस समाज की मुख्य धारा में उन्हें कैसे शामिल करें। एक मेरी बड़ी सामान्य सी जिज्ञासा है जी कि जिस जगह 15 लोग ऐसे हैं जो नशे के आदी हैं, जी अभी तो छूटना चालू ही हो रहा है, उनका छूटा तो नहीं है जी, तो वहाँ पर ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम भी रहता है कि ये कहीं से नशा जुटा लें, जी आपस में पैसा इकट्ठा करके भेज दें, किसी से बुलवा लें, आपके यहाँ किसी कर्मचारी को बोल दें जी कि ये ला देना जरा पैसा, तू रख लेना। जी, ये समस्याएं भी रहती हैं। जी बिल्कुल, ये समस्याएं इनकी आपस में ही होती हैं। क्योंकि हम अपनी टीम को पहले ही ओरिएंट करके रखते हैं कि क्या पता आपको कुछ फायदे की बात करें, क्या पता कुछ आपको लालच दें, तो इसमें आने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वहाँ जो हमारी टीम रहती है, हमारी टीम की मानसिकता अलग होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने वही मुद्दा उठाया कि लोग कितने क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव होते हैं कि कैसे मैं वो हासिल कर पाऊँ। तो जुगाड़ कैसे करें? जो जुगाड़ शब्द बहुत अच्छा है। तो वो जुगाड़ के पीछे लोग हर एक हथकंडे अपनाते हैं। इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी करते हैं, धमकी भी देते हैं, कभी एग्रेसिव भी होते हैं, कभी मारपीट पे उतारू भी होते हैं, कभी अक्सर वो धमकी देते हैं कि ये बिल्डिंग के अंदर जो करना कर लो, बाहर हम बताते हैं। ऐसा तो ऐसी धमकियाँ भी, परंतु हमारा जो नज़रिया रहता है, हमारा नज़रिया यही रहता है कि ये मानसिक रूप से बीमार है। और वाकई में वो मानसिक रूप से बीमार होता है। पहले ये पूरी हरकतें करता है, परंतु जब वो सामान्य अवस्था में आते हैं तो एक समय रहता है कि जब वो हमारे सेंटर में आते हैं तो कॉलर तक हाथ लेके जाते हैं, परंतु जब सामान्य अवस्था में आते हैं तो उन्हीं के वो हाथ हमारे पैरों पे गिरते हैं कि सर हमसे बहुत गलती हो गई। तो ये सुधार लाने में एक आपको संयम बरतना होता है। तो ये संयम नशा मुक्ति केंद्र में जो कार्य करते हैं उनको भी बरतना होता है, मरीज को भी बरतना होता है और परिवार को भी बरतना होता है। ये मुझको बताइए, नशा मुक्ति की पूरी प्रक्रिया जो है, जो आप करते हैं जी, ये पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रक्रिया है ये? जी बिल्कुल। कोई इसमें टोना टोटका कोई ऐसा? बिल्कुल नहीं। कहीं इसमें धर्म और अध्यात्म घुस गया हो, कुछ हो, वैसा तो नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरा वैज्ञानिक तरीके बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से होता है। और यदि अगर अध्यात्म भी है तो वैज्ञानिक तरीके से है। बिल्कुल, यानी मुझको उससे परहेज नहीं है कोई जी, लेकिन किसी को केवल अध्यात्म से नशा छुड़वा दें ऐसा मुझको आसान भी नहीं लगता है। नहीं बिल्कुल, उसके लिए तो कई तरह के औजारों का इस्तेमाल होगा उसके लिए। तो वो कुल मिलाकर एक वैज्ञानिक पद्धति से ही ये होता है। जी बिल्कुल। एक चीज बतलाइए मुझको कि शराब जो है वो तो छत्तीसगढ़ शायद ऊपर के 4 राज्यों में आ रहा है जहां प्रति व्यक्ति खपत शराब की सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा, ऐसा ही है ना? जी। अब गांजे के बारे में बोल के गए अमित शाह जी कि यहाँ पे गांजा जो है राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा खपत है प्रति व्यक्ति जी छत्तीसगढ़ में। जी। अपन ये 2 मोटे नशे की बात करें और तीसरा सिंथेटिक नशा जो भी है,
आपका अंदाज क्या है, जितने लोग आप देखते हैं, जितने आते हैं कहीं काउंसलिंग के लिए, कहीं आप लोग स्टडी सर्वे करते होंगे, कितने फीसदी लोग ऐसे हैं जो शराब से परे, शराब के आंकड़े हैं बाकी के आंकड़े नहीं हैं, तो केवल गांजे पे रहते हो ऐसे कितने लोग होंगे? एक अंदाज की बात एक अंदाजा सर, यदि हम 10 परिवार में से 7 परिवार शराब के नशे में गिरफ्त हैं, तो हम आज की स्थिति में ये कह सकते हैं कि 10 में से 4 परिवार गांजे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। इतना है? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो यूथ है, हमारे टीनेजर्स हैं, जिस तरीके से इनका आकर्षण बढ़ रहा है, और इसके पीछे मैं एक महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूँगा, ये टीनेजर्स का आकर्षण बढ़ने के पीछे भी अभिभावकों की भूमिका है। वो कैसे? अभिभावकों में जो स्वीकार्यता आ रही है, कि बच्चा रात को लेट आया, थोड़ा सा नशा किया हुआ था, नहीं आजकल तो चलता है, आजकल तो टीवी में हम लोग देखते हैं, पिक्चर में देखते हैं, अपना बच्चा थोड़ा बहुत कर लिया तो क्या हो गया। तो ये जो स्वीकार्यता है, ये आगे चलकर बहुत भयावह स्थितियां बन रही हैं। इसकी भयावह स्थिति मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग नशा मुक्ति केंद्र संचालित करते थे, परंतु हमारे पास ऐसे भी प्रकरण आए, कुछ अभिभावक हमारे पास ऐसे आए कि सर हमारा जवान बच्चा नशा करता है, मैं रिटायर हुआ हूँ अभी, और मैं अपने बुढ़ापे के लिए तो कुछ पैसे जमा करके रखा हूँ, परंतु अब मेरा बच्चा, पहले तो कुछ 2-3 लाख रुपया ले लिया, परंतु अब कहता है कि और पैसा दीजिए, मुझे बिजनेस करना है। अभी तक मैंने जो पैसे दिए हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, परंतु उसके बाद भी पैसा मांग रहा है, और अब तो धमकी देना चालू कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में ही सुरक्षित नहीं हूँ। ऐसा जब हमारे पास ऐसे प्रकरण आना चालू हुए, तब हमने निर्णय लिया कि वृद्धाश्रम का भी शुभारंभ किया जाए। तो ये वृद्धाश्रम भी अच्छा, आपके कार्ड में लिखा है रामशीला की कुटिया वृद्धाश्रम। जी, तो ये दुर्ग में है ये? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो 3 वर्ष पूर्व सर हमने ये रामशीला की कुटिया वृद्धाश्रम का शुभारंभ किया, और मुख्य उद्देश्य ये था कि जो अभिभावक पीड़ित हैं नशे को लेके, ऐसे अभिभावकों के लिए एक हम स्थान बना दें। मोटे तौर पे ऐसे पेरेंट्स यहाँ आके रह रहे थे जिनके परिवार में नशे की दिक्कत थी। हमने इसी को आधार मान के ये शुभारंभ किया था, परंतु शुभारंभ के पश्चात स्थिति इतनी भयावह है कि आज बुजुर्ग बोझ बनते जा रहा है। तो एक कहावत है, 2 पंक्तियां मुझे हर बार स्मरण आती है कि माँ रोती थी जब बेटा रोटी नहीं खाता था, माँ आज भी रोती है जब बेटा रोटी नहीं देता है। तो ऐसी स्थितियां नशे के कारण भी बनते जा रही हैं कि बेटा अब माँ को भी धमकाने लगा है कि पैसा नहीं देगी तो जान से मार दूंगा। अभी हुआ छत्तीसगढ़ में, तो यानी छत्तीसगढ़ में बहुत हिंसा है, पारिवारिक हिंसा बहुत है। मैं तो खबरें देखकर दहल जाता हूं, मैं इतनी हिंसा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गांजा के नशे वाले लोग भी आपके नशा मुक्ति केंद्र में पर्याप्त संख्या में आ रहे हैं? जी बिल्कुल आते हैं। अब मैं थोड़ा सा, एक मेरी व्यक्तिगत जिज्ञासा है जी, क्योंकि दुनिया के कुछ देशों में, अमेरिका है, जर्मनी है, यूरोप के और देश हैं, यहाँ पे गांजे को लीगलाइज किया जा रहा है जी। वहाँ सरकार मान रही है कि दूसरे सिंथेटिक नशे जो बिक रहे हैं उसके मुकाबले गांजा कम नुकसानदेह है। आपको तुलना करनी पड़ती है कहीं पर जाकर कि ये कम नुकसानदेह है, तो वहाँ पर गांजा जो है उसको कानूनी दर्जा मिला है। अमेरिका के कई राज्यों में मिला है, जर्मनी में कई जगह मिला है, और देशों में मिला है। आपको क्या लगता है? मैं केवल आपका विचार जानना चाहता हूँ, इसमें कोई सर्वे तो है नहीं, कि गांजे का नशा जो है वो शराब के नशे के मुकाबले क्या कम हिंसक है? नहीं, नशा कोई भी हो वह हिंसक है, चाहे वो शराब का नहीं, हो, लेकिन अगर हम चाहे वो गांजे का तो हो। और यदि अगर हम तुलना की बात करें, देखिए ये तुलना करने वाला, मुझे नहीं लगता है कि ये तुलना करने का विषय है, क्योंकि दोनों ही पारिवारिक, सामाजिक, शारीरिक और मानसिक रूप से बुरे हैं।
तो इसलिए हम इसकी तुलना न करते हुए हम कैसे इसे समाज से बाहर कर पाए। आप तो एक आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं, मैं आदर्श स्थिति के पहले की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। कि अगर है, दोनों नशा उपलब्ध है जी। फर्क ये है आज की एक कानूनी है हमारे यहाँ जी शराब जी और गांजा गैर कानूनी है। जी। तो गांजे को हम किसी को बेच नहीं सकते, कोई गांजा खरीद के इस्तेमाल करे केवल अपने निजी इस्तेमाल के लिए, तो उस पर कोई अभी कैद वगैरह नहीं है छोटी क्वांटिटी में जी। लेकिन बेचने वालों के लिए कैद है। तो कुल मिला के ये धंधा गैर कानूनी है। गैर कानूनी। तो शराब जैसे कोई खरीद के एक बोतल ले जाकर कहीं बैठकर पी लेते हैं, जी। गांजा जो है वो चोरी छिपे बिकता है, चोरी छिपे खरीदा जाता है, क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, उसमें और क्या चीज मिलाई जा रही है ये नहीं है। जी। मैं हिंसा की घटनाएं जितनी पढ़ता हूँ, जी। आप कह रहे हैं कि 30% 40% परिवार गांजे के नशे से भी परेशान है, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि हिंसा की जितनी घटनाएं मुझको पढ़ने मिलती हैं, ये तमाम घटनाएं केवल शराब के नशे की हैं। गांजे के नशे में किसी की हत्या कर दी ऐसा मुझको सुनाई नहीं पड़ा। मैंने उनसे संतोष सिंह जी से भी पूछा था जो रायपुर के एसएसपी हैं जी। उनका भी ये कहना था, उनके पास सीधा सीधा कोई जवाब नहीं था इसका, लेकिन अंदाज उनका भी यही था कि हाँ गांजा पी के बहुत बड़ा वायलेंस कर दिया हो, बहुत बड़ा हिंसा कर दी हो, ऐसा सुनाई कम पड़ता है। जी। तो ऐसा कोई फर्क लगता है दोनों के बीच आपको बुनियादी तौर पे कि गांजा उतना हिंसक नहीं बनाता है लोगों को जितना हिंसक शराब बनाती है? नहीं सर, उसमें भी एग्रेशन तो आता है। हाँ। और रही बात क्राइम की, तो क्राइम रेट तो डेफिनेटली अल्कोहल को लेके ज़्यादा है, बट यदि कोई मल्टी यूज़र है तो मल्टी यूज़र में भी अल्कोहल एक हिस्सा है। मैक्सिमम इन लोग मल्टी यूज़र से ही होते हैं, उसके बाद ही ये क्राइम मोड में आते हैं। तो मैक्सिमम ये मल्टी यूज़र्स होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि शराब के चलते हिंसाएं ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि ये जितने भी एडिक्ट होते हैं ये मल्टी यूज़र्स होते हैं। ये टैबलेट्स भी लेते हैं, ये टाइम पे गांजे का भी सेवन करते हैं और टाइम पे शराब का भी सेवन करते हैं। तो अभी हमारे पास ये एकदम पर्टिकुलर डेटा नहीं है। ना, नहीं है, किसी के पास नहीं है। तो लेकिन मुझको ये लग रहा है कि दुनिया के ऐसे देश जहाँ क्लिनिकल ट्रायल की अधिक सहूलियत है, जी, अमेरिका है, यूरोप के देश हैं जहाँ मेडिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल ज़्यादा होता है, जी, वहाँ अगर वो शुरू कर रहे हैं गांजे का इस्तेमाल, छूट दे रहे हैं, किसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि तुम रोज गांजा पियो, जी, लेकिन वो ज़्यादा खतरनाक जो नशा है जो इंजेक्शन से लिया जा रहा है, सिरिंज से, या जो दूसरे सिंथेटिक ड्रग हैं यहाँ भी आके बिकने लगे हैं, जी, उनके मुकाबले ये कम खतरनाक है। ये मानकर उन्होंने ये विकल्प उपलब्ध कराया है, इसको लीगलाइज किया है। हाँ, डिपेंड क्वांटिटी पर भी करता है सर, कि आप कितनी क्वांटिटी का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक होता है सोशल एडिक्ट और एक होता है हार्डकोर एडिक्ट। नशा की 90% लोग आज की डेट में नशा करते हैं, परंतु आप देखेंगे क्राइम करने वाले जो है 10% लोग ही है जो कि क्राइम कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। बट मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो क्राइम की अगर हम बात करें, ये मल्टी यूज़र्स होते हैं मैक्सिमम, क्योंकि एक एग्रेसिव मोड में लाने के लिए ये मोर देन वन नशे का इस्तेमाल ये लोग एक चीज़ मुझको लगती है कि हिंदुस्तान में तो बहुत लंबे समय से जी गांजा लीगल भी था, जी, और गांजे को एक सामाजिक मान्यता भी थी, जी, कहीं मंदिर के चबूतरे में बैठ के भी लोग गांजा पी लेते थे, कहीं गांव में पीपल का पेड़ है, कुछ है जहाँ पूजा भी होती है वहाँ भी चबूतरे पे बैठ के लोग गांजा पी लेते थे, 4 लोग। शराब के मुकाबले उसको कम बुरा माना जाता था, जी, एक बिल्कुल। दूसरा मुझको याद है, मुझको शायद 20 साल पहले गांजा भांग की सरकारी दुकानें रहती थी, जी, सरकार बेचती थी गांजा और भांग। बाद में ये नया नारकोटिक्स एक्ट जो आया, इसमें उस पर रोक लगाई गई। मैं गांजे के बारे में जितना उत्सुकता से पूछता हूँ, कुछ लोगों को ये लग सकता है कि मेरे गांजे के खेत वगैरह हैं कहीं पे,
और मैं उसको बेचने के चक्कर में हूँ फसल को, ऐसा भी लग सकता है। लेकिन मेरी एक सामान्य उत्सुकता है, मुझको ये लगता है बिल्कुल इस देश में गांजा जो लंबे समय से सैकड़ों हजारों साल से चले आ रहा था, क्या शराब कारखानेदारों की जो बहुत ताकतवर लॉबी है जी, जो नेताओं को अफसरों को पैसा दे के कई तरह के फैसले करवाने में सक्षम है, जी, क्या शराब कारखानेदारों की लॉबी ने गांजे को गैरकानूनी करार करवा दिया कि अगर ये सस्ता नशा उपलब्ध रहेगा? जो मेरा अंदाज है वो ये है जी, कि गांजे का नशा कुल मिलाकर सस्ता होता है दारू के मुकाबले, दारू महंगी होती है। जी। आपको अंदाज है क्या भाव का? जी बिल्कुल। यदि अगर आपको शराब पीना है तो कम से कम 50 रुपये आपके जेब में होने चाहिए। हाँ। और यदि गांजा पीना है तो 20 रुपया भी। वही मेरा भी। हाँ, मैंने दोनों में से बिल्कुल खरीद के कुछ पिया नहीं है जी, और शराब नहीं पी है ऐसा भी नहीं कहता। मैं दुनिया के दूसरे देशों में गया तो वहाँ की संस्कृति के मुकाबले आधा एक ग्लास वाइन मैंने पी है किसी समारोह में जी, तो मुझको भाव का ज़्यादा नहीं मालूम है, लेकिन मेरा अंदाज था कि गांजे का नशा सस्ता है। हाँ। और अगर लोग गांजा पीने लगेंगे तो शराब कारखानेदारों के पेट पे लात पड़ेगी। तो हिंदुस्तान में गांजे को गैरकानूनी करार क्यों दिया गया, इसको लेके मेरे मन में उत्सुकता रहती है। हाँ, एक नशेबाज के नज़रिए से यदि अगर मैं बताऊं तो देखिए गांजा सस्ता भी है, दुर्गंध नहीं आती है। सिगरेट पिया है कि गांजा पिया है फर्क पता नहीं चलेगा। और आप नशे में रहते हैं और नशे का पूरा मजा लेते हैं। और जब आप शराब पीते हैं तो आपके पड़ोसी को ही पता चल जाता है और घर में पता चल जाता है कि कुछ पांव लड़खड़ाएगा, बदबू आएगी, गाली बकेगा, झगड़ा करेगा। बिल्कुल, ये थोड़ा शांत नशा लगता है, शांत नशा लगता है। तो मैं स्कूल में था, हमारे एक टीचर गांजा पीते थे जी, तो वो एक टॉकीज के सामने चबूतरे पे बैठते थे रोज रात को और वहाँ बैठ के गांजा पीते थे। तो हम लोगों को पता लगा था तो हम लोग उत्सुकता से देखने जाते थे उनको वहाँ गांजा पीते हुए। जी, तो वो बैठ के पीते थे वहाँ गांजा जी। लेकिन उन्होंने कभी क्लासरूम में मारपीट जो आज सुनाई पड़ता है या दारू पी के टीचर अभी हमारे यहाँ स्कूलों में पहुँच रहे हैं, बच्चों को पीट रहे हैं, ऐसा वो टीचर नहीं करते थे। तो मेरा अपना निजी अनुभव गांजे को लेके ये है कि ये शराब के मुकाबले कम हिंसक नशा है, कम हिंसक है और ये अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है। तो लोग आध्यात्म की ओर जाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी हमारे यहाँ तो बिल्कुल कुछ एक धार्मिक लोग जैसे कुंभ के मेले में साधु लोग वो यहाँ राजिम कुंभ में भी आते हैं जो साधु छत्तीसगढ़ में, तो वो लोग भी गांजा पीते रहते हैं। देखते हैं हम चिलम में गांजा भर के पीते रहते हैं वो लोग भी। बिल्कुल। अब मैं गांजे को प्रमोट करना नहीं चाह रहा हूँ लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि शराब के बाद जितना वायलेंस देखने मिल रहा है तो क्या नशे का कोई विकल्प भी एक होना चाहिए जो कम हिंसक हो, जो कम नुकसानदेह हो, जो कम खर्चीला हो। यानी कोई व्यक्ति 50 से 100 रुपए रोज की अगर शराब पी रहा है तो उसके घर से ही तो पैसा उसके हक का तो छीनता है, बच्चों के हक का। चलिए इसमें चूंकि हमारे पास कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है, मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं अजय जी आपके काम के लिए। और मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोगों से नशा छुड़वाया जा सके। मैं छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा से ज़्यादा खतरनाक मैं नशे की हिंसा को मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों न से शुरू हो रहा है। नक्सल हिंसा से ज़्यादा खतरनाक मैं नशे की हिंसा को मान रहा हूँ। पूरे परिवार बर्बाद हो जा रहे हैं। नक्सल हिंसा में तो गिनी चुनी मौतें होती हैं, नक्सली खुद मारे जाते हैं, बेकसूर आदिवासी मारे जाते हैं, सुरक्षा बलों के लोग शहीद होते हैं, यही होता है जी। लेकिन शराब तो घर घर को तबाह कर रही है, अगली पीढ़ी को तबाह कर रही है, बहुत खराब हालत है। अजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला जी। आप जनता से कोई एक संदेश उनको देना चाहेंगे? इस कैमरे में देखकर आप बोल सकते हैं, लोगों से जो भी कहना चाहें, आम लोगों से, हमारे दर्शकों से। मेरा इस चैनल के माध्यम से सभी समुदाय को, समाज को एक संदेश है कि नशा मुक्त समाज का निर्माण केवल शासन प्रशासन
की ही जिम्मेदारी नहीं है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसमें समाज की भूमिका है और हम भी एक समाज का अंग है। प्रत्येक परिवार और प्रत्येक परिवारों से मिलके समाज बनता है। विभिन्न प्रकार के संगठन हैं, महिला संगठन हैं, आध्यात्मिक संगठन हैं। प्रत्येक सामाजिक संगठन अपने अपने स्तर पर यह निर्णय ले कि हम किसी भी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो सार्वजनिक हो, सामाजिक हो, मांगलिक हो या दुखद कार्यक्रम हो, इसे ये कोई भी कार्यक्रम को हम नशे से मुक्त रखेंगे। हम नशा मुक्त समाज के निर्माण, जैसे अभी जो नशा है फैला हुआ है और इतना फैला हुआ है सर कि हम उसे पकड़ नहीं सकते। तो नशे को हम अपने कमरे में तो कैद कर सकते हैं, और जब हर एक सामाजिक संगठन यह निर्णय लेगा कि किसी भी सार्वजनिक, सामाजिक, मांगलिक या दुखद कार्यक्रम में नशा करके कोई भी न आवे, तो आपकी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, आपका निजता का अधिकार है, आप अपने घर में बैठ के नशा कर सकते हैं। तब हमें चिन्हांकित करने में भी आसानी होगी कि कौन से परिवार में कौन सा सदस्य नशे की गिरफ्त में है। तो मेरा सभी से एक आग्रह है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर हम लोग यह निर्णय लें, और जिस प्रकार शादी के कार्ड में हम लोग छपवाते हैं दहेज प्रथा बंद है, हम वहाँ पे यह भी कर सकते हैं कि नशा पान करके ना आवे। क्योंकि कोई भी पिता अपनी बेटी के लिए जिस प्रकार की सुविधाएं, जिस प्रकार के सभी के लिए, वो हम सभी के लिए अच्छी सुविधाएं और संसाधन जुटाता है, और कोई एक व्यक्ति नशा करके आता है, पूरे रंग में भंग कर देता है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि अभी शादी का सीज़न भी आने वाला है, और इस शादी के सीज़न में हम लोग यह प्रयास करें कि हम लोग नशा मुक्त कार्यक्रम करें। कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे मांगलिक हो, दुखद हो, सार्वजनिक हो, सामाजिक है। आपने इस स्टूडियो में मुझे आमंत्रित किया सर, इसके लिए मैं हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। आपने अजय कल्याणी जी को अभी सुना। ये पेशे से, क्वालिफिकेशन से इंजीनियर हैं, लेकिन बरसों से नशा मुक्ति के काम में लगे हुए हैं। मैं बहुत परेशान हूँ नशे की हिंसा रोज़ देख देख कर। आपके बीच कई बार बोलता हूँ मैं इस बात को। इन्होंने एक बहुत सुंदर बात सुझाई है आखिरी में। वो ये है कि जितने आयोजन होते हैं, आप जो भी कार्यक्रम करें, चाहे आप जन्मदिन का समारोह करें, चाहे शादी की दावत करें, अगर कार्ड में आप इस बात को लिखवाएं कि कोई भी नशा करके कृपया न आए, तो मुझको लगता है आप अपने मेहमानों के लिए, मेहमानों पर भी एक उपकार करेंगे कि उनको कम से कम एक दिन नशे से दूर रखने की कोशिश करेंगे। उनको ये एहसास कराएंगे कि नशा बुरी चीज़ है, लोग हमको आने के लिए मना कर रहे हैं। इतना सामाजिक प्रतिरोध, इतना सामाजिक बहिष्कार नशा करने वाले लोगों का होना चाहिए। मैं आपको बतलाता हूँ, मैं तो सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू के खिलाफ आपके बीच रोज़ बोलता हूँ। मैंने अपनी निजी ज़िंदगी में एक नियम बना रखा है। मैं अपने घर, अपने दफ्तर, अपने ऑफिस की बालकनी, मैं कहीं भी सिगरेट, बीड़ी किसी को नहीं पीने देता। मैं अगर किसी के मुंह से बदबू आ रही है सिगरेट, बीड़ी की, तो मैं उनसे हाथ भी नहीं मिलाता। मैं उनको कह देता हूँ कि मेरे हाथ से 4-5 दिन तक बदबू नहीं जाएगी। ये मेरा अपना तरीका है उनका मनोबल तोड़ने का, और उनको ये एहसास दिलाने का कि तुम्हारा सिगरेट, बीड़ी पीना जो है वो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, ख़राब लगता है। आज की इस बातचीत के बाद मैं आज की कोई और नसीहत आपको देना नहीं चाहूँगा। अजय कल्याणी जी ने एक अच्छी अपील आपसे की है, कोशिश कीजिएगा। आपके किसी भी न्योते में अगर आप ये छपवाना शुरू कर सकें, कृपया इस दावत में, कृपया इस भोज में, प्रीति भोज में, कृपया इस पार्टी में नशा करके न आएं। कितनी अच्छी बात है। धीरे धीरे लोगों तक ये बात फैलेगी। और मैं आपको बतलाता हूँ, पहले 4 कार्ड में ही ज़रूरत पड़ेगी इसकी। बाद में लोग इसको देख देख के जिसको मिलेगा कहेंगे अपने घर के कार्ड में हमको ये लाइन छपवाना है। देखिएगा आपको क्या अच्छा लगता है, इसमें कैसे कर सकते हैं आप। हम फिर मिलेंगे। अगर ये बातचीत आपको अच्छी लगी हो तो हमारा YouTube चैनल इंडिया आजकल, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई फीस नहीं है।
लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, अपने दोस्तों तक इसको भेजिएगा। अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनके आसपास के कोई न कोई व्यक्ति नशे की गिरफ्त में है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पहचान के कोई भी ना हो जो नशा न करते हों। तो इसलिए इसको अपने दोस्तों को भी भेजिए, हो सकता है उनका भी कुछ भला होगा, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। दूसरा, मैं फिर एक बार डिस्क्लेमर एक दे देता हूँ कि मैं गांजे के बारे में उत्सुकता से जितना पूछ रहा हूँ, न मेरी गांजे की खेती है, न मैं गांजे के कारोबार में हूँ, न मैं उसको पीता हूँ। लेकिन मुझको लगता है कि ऐसी कौन सी मजबूत लॉबी है, आपको भी मालूम है हिंदुस्तान में कारोबारी लॉबी इतनी मजबूत रहती है, वो सरकार की नीतियों को बदलवा देती है। पूरे देश में है ये हाल, केंद्र सरकार के स्तर पर भी है। तो आप सोच के देखिएगा इस बारे में, दुनिया के जिन देशों में ये प्रयोग चल रहा है वहाँ के बारे में भी पढ़िएगा। फिर मिलेंगे।